आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विशेष संदर्भ में मानव मस्तिष्क के बारे में। ये पाठ 7 में मानव मस्तिष्क जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे लोकल एग्जाम हो। तो बिना समय गंवाए हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप उतार सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं मानव मस्तिष्क की, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि हमारे शरीर का है तो वो है हमारा मस्तिष्क। पहला बिंदु हुआ, ठीक है। उसके बाद यदि हम मस्तिष्क के वजन की बात करें तो एक सामान्य, ठीक है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में लगभग, और सुनिए ना, लगभग है ना 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का हमारा मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है। दूसरी सामान्य बात, ठीक है, ये शरीर का सबसे केंद्रीय अंग है। शरीर का सबसे केंद्रीय अंग है क्योंकि सभी अंगों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं का जो संचालन है, उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले इसकी सामान्य जानकारी की यदि हम बात करें, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है नियंत्रण और समन्वय। हम जानते हैं कि समन्वय का कार्य तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जबकि हमारे शरीर पर नियंत्रण का जो कार्य है, किसका कार्य? नियंत्रण का कार्य ये किया जाता हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अब तंत्रिका जो तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, वैसे 3 प्रकार का भी होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है, परंतु यदि हम मोटे रूप में बात करें तो 2 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कह सकते हैं CNS। क्या कह सकते हैं? CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल यानी केंद्रीय, नर्वस यानी तंत्रिका, और सिस्टम यानी तंत्र। तो CNS होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर के बनता है। तो हमने CNS के 2 भाग कर दिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो गया, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती है। और इनकी यदि संख्या पूछी जाए, कितनी संख्या होती है? 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। टोटल नंबर्स कितने हो गए? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। समझ में आ गया? 12 जोड़ी यानी 24 होती है कपाल तंत्रिकाएं। इसी प्रकार से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। अगर इसकी संख्या पूछी जाए तो ये होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। टोटल नंबर्स कितना हो गया? 31 जोड़ी यानी कि डबल कर लो, 62। कितनी होती है? 62 होती है। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बनता है, और इसके ये है क्लासिफिकेशन। हम बात करेंगे ओनली मस्तिष्क की, ठीक है। सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी। अब आप देखिए मस्तिष्क जो होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है। सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र मस्तिष्क है, पहला बिंदु, ठीक है।
दूसरा बिंदु इसमें और हम पुट कर सकते हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। सभी अंगों के संचालन समन्वय का, ठीक है, केंद्र है यहाँ पर, यह समन्वय के केंद्र है यहाँ पर, समन्वय का कार्य, ठीक है, अंगों के बीच में वो करने का काम अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन करता है, परंतु उनके केंद्र कहाँ है? केंद्र है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। अब मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होते हैं, 3 भाग होते हैं। इन तीनों भागों से हमारा जो है ब्रेन बन जाता है, ठीक है ना। ब्रेन के भी 3 भाग हो गए, ठीक है। हम कक्षा 10 के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, इसको पढ़ेंगे। ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है। सबसे अधिक जटिल, सबसे विशिष्ट भाग अग्र मस्तिष्क होता है। ये जो होता है अधिकांशतः प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, प्रमस्तिष्क कहलाता है या प्रमस्तिष्क ही होता है। अग्र मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का यही होता है। अब हमारे जो कार्य क्या है अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क के जो कार्य क्या है, तो ये देखिए पहला कार्य लिखा हुआ, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। जो भी हम सोच रहे हैं, आप इसी समय सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, हम सभी प्राणी जो सोचते हैं, सोचने वाला जो भाग होता है यानी कि सोचने का जो केंद्र होते हैं, वो कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क में होता है, ठीक है। पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, जो भी हम ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, चलना, ठीक है, हंसना, जो भी हम ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, हमारी इच्छा के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, हाथों की गति, पैरों की गति, जो भी हम ऐच्छिक क्रिया करते हैं ना, वो सारी क्रिया अग्र मस्तिष्क के द्वारा की जाती है, ठीक है, दूसरा कार्य। तीसरा, सूचनाओं को याद रखना यानी कि यादाश्त। यादाश्त जो है आपकी याद वाले जो केंद्र है, जो भी आपको याद है, ठीक है ना, जो भी आपको भूतकाल में जो भी आपने याद किया है, वर्तमान में जो भी आप याद कर रहे हो, वो सारा का सारा कहाँ जाके सेट हो जाता है? अग्र मस्तिष्क में सेट हो जाता है। यानी कि सूचनाओं को याद रखने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क का है। चौथा कार्य है शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना। शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो भी सूचनाएं आ रही, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं को स्टोरेज करने का, एकत्रित करने का, संग्रह करने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और भविष्य में, ठीक है, उन सूचनाओं का क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है, किसी वस्तु को पहचानने में, पुनः स्मरण करने में और उन सूचनाओं का समायोजन करने में भी वो उपयोग करता है। जैसे आज से 2 वर्ष पहले आप किसी मित्र से मिले थे, किसी मित्र से आपसे मिले थे आज से 2 वर्ष पहले, तो अब 2 वर्ष बाद यानी कि आज की स्थिति में, यानी कि 2 वर्ष पहले आप मिले थे, भीलवाड़ा में मिले। कहाँ मिले? भीलवाड़ा में मिले, किसी, ठीक है ना, किसी भी स्थान पर मिले थे, और आज आपका मित्र आपको वापस दिखाई दिया, तो आपकी पुरानी यादें ऑटोमेटिक ताज़ा हो जाएगी। अरे यार, हम मिले हुए बहुत ही दिन हो गए, हम पहले मिले थे, भीलवाड़ा में मिले थे। तो आपको ऑटोमेटिकली जैसे वो मित्र दिखाई देगा, उसका आपको नाम याद आ जाएगा, उसके बारे में जो भी सूचनाएं आपके मस्तिष्क में स्टोर थी, वो सारी की सारी सूचनाएं आ जाएगी। हम पहले कहाँ मिले थे, हमने क्या बात की थी, तू पहले क्या था, आज तू मोटा हो गया, पतला हो गया, इस प्रकार की बातें होती है। तो वो पूर्व जो ज्ञान है, पूर्व सूचनाएं हैं, वो सारी सूचनाएं अभी रिकॉल हो रही है, पुनः याद आ रही, पुनः स्मरण हो रहा है। तो ये सभी जो केंद्र है पुरानी सूचनाओं के, वो सारे के सारे अग्र मस्तिष्क में क्या होते हैं? सेट होते हैं। ये लिखा हुआ शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना है। विभिन्न, जैसे आँखों के द्वारा सूचनाएं, ठीक है, कानों के द्वारा कोई बात सुनना, त्वचा के द्वारा किसी चीज़ का अनुभव होना। जैसे आप किसी समय, देखो एक चीज़ है, त्वचा की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे कांटा चुभना है, तो कांटा चुभने की पीड़ा का, जैसे आपके शरीर में, जैसे कि आपके पीछे वाले हिस्से पर कहीं पर भी, पैरों में, हाथों में कहीं भी कांटा चुभेगा, तो आपको पता चल जाएगा कांटा चुभा। यदि आप किसी चीज़ से जल रहे हैं, तो आपको पता चला मैं जल गया। ठीक, किसी ने आपको काट दिया, तो आपको पता चल जाएगा किसी जानवर ने मेरे को काटा है। तो आपको ये पता है, ये सूचनाएं पहले से स्टोर है, तो उसके आधार पर वो हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, उसके बाद है अगला भूख से संबंधित केंद्र। आपको कैसे पता चलता है कि मुझे भूख लग गई?
ठीक है, आपको कैसे पता चलता है खाना खाने के बाद कि हाँ भी मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना चाहिए? तो भूख से संबंधित केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये सारा अनैच्छिक क्रियाओं का भंडार होता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, जिन क्रियाओं के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम चाहकर भी जिन क्रियाओं को रोकना चाहते हैं या उनकी दर बढ़ाना चाहते हैं या उनकी दर कम करना चाहते हैं, हम उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तो वो नहीं आती है। ठीक है ना, यानी कि जो अपने आप स्वतः ही होती है, हमारी इच्छा के वश में नहीं होती है, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं? जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। पुतली कहाँ होती है? पुतली होती है हमारी आँख में। पुतली कहाँ होती है? आँख में। पुतली के आकार में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हम अभी छाया में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ अंधेरे कमरे में बैठे हुए, छाया में बैठे हुए, तो उस समय हमारी पुतली का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें कम प्रकाश में हमें वस्तुओं को स्पष्ट देखना है, तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा ताकि अधिकतम प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे और हमें वस्तुएं साफ दिखाई दे। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है, स्वतः होता है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे आप अंधेरे कमरे से क्या हो गए? बाहर आ गए, प्रकाश में आ गए। ठीक है, तो बाहर तो प्रकाश है, तेज प्रकाश है। ठीक है, तो जैसे आप बाहर आओगे तो आपको कुछ समय तक आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उस समय क्या होगा? पुतली का आकार क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि प्रकाश पर्याप्त है। ठीक है, तो हमारी आंख के अंदर अधिकतम प्रकाश, तेज प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश नहीं होता, इसलिए पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इस प्रकार ये पुतली का आकार में जो परिवर्तन होता है ये ऑटोमेटिकली होता है। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये हमारे मध्य मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। इसी प्रकार से सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, ठीक है ना, अचानक, ठीक है ना, हम गर्दन को इधर उधर कर देते किसी चीज़ को देख करके, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ये होती है मध्य मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित। उसके बाद हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। ठीक है, पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, ये याद रखना। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता मेडुला, एक होता पोन्स। अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स, ये तीनों नाम याद कीजिए पहले। अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स, ये 3 भाग होते हैं। अब देखिए अनुमस्तिष्क, शरीर की स्थिति का संतुलन करना। देखिए शरीर की जो स्थिति है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, आप खड़े हैं, आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, या आपके शरीर की पोजीशन है, स्थिति है, ठीक है, इनको बैलेंस करने का काम अनुमस्तिष्क का है। ठीक है, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं अनुमस्तिष्क में। एक तो होते हैं ऐच्छिक क्रियाओं के केंद्र अग्र मस्तिष्क में, ठीक है, प्रमस्तिष्क में। एक होते हैं पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क में, ऐच्छिक क्रियाओं के केंद्र। आप जैसे सीधी रेखा में चल रहे हैं, कौन सी रेखा में चल रहे हैं? सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो इसको चलाने वाला कौन है? आपका अनुमस्तिष्क। जैसे आपने कोई नशीला पदार्थ ले लिया, जैसे शराब भी व्यक्ति होता है या कोई भी हम नशीला पदार्थ ले लेते हैं, उस समय उस नशीले पदार्थ का जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है अनुमस्तिष्क के ऊपर। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो अनुमस्तिष्क कार्य कम करेगा। कार्य कम करेगा तो हम क्या करेंगे? सीधी रेखा में नहीं चल करके वक्र रेखा में चलेंगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में चलेंगे। तो इस समय क्या होता है? हमारा अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। तो नशीले पदार्थों से हमारा अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हम एक सीधी रेखा में नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की स्थिति व संतुलन बनाए रखने का काम किसका है? अनुमस्तिष्क का है। ठीक है, उसके बाद है, हाँ देखिए, जैसे कि आप पेंसिल उठा पा रहे हैं तो आपका अनुमस्तिष्क सही काम कर रहा है, इसलिए आप पेंसिल उठा पा रहे हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क हमारे हाथों की पेशियों को निर्देश दे रहा है कि आप पेंसिल उठानी है, इसको पकड़ सीधी। देखो एक और चीज़ इसमें लिख सकते हैं, आप सीधी रेखा में लिख रहे हो, आप अच्छी राइटिंग से लिख रहे हो, ठीक है, तो ये भी अनुमस्तिष्क के द्वारा ही
किया जा रहा है। आपकी जैसे आप सीधे बैठे हो, ठीक है, आप सीधे खड़े हो, ये अनुमस्तिष्क के द्वारा ही हो रहा है। उसके बाद हम मेडुला की बात करें, मेडुला ऑब्लांगेटा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे। ये तीनों पार्ट यहाँ है पश्च मस्तिष्क के, ठीक है, ये आपका पश्च मस्तिष्क है, ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क। इसकी बात करें तो इसके तीनों पार्ट यहाँ पर हैं। मेडुला की बात करें तो मेडुला में अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण होता है। एक अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है और एक अनैच्छिक कार्य पश्च मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, वमन, उल्टी वगैरह, ठीक है ना, हार्ट, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, श्वसन, ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं तो मेडुला के द्वारा रक्तदाब का और वमन, ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता कर, ठीक है, ऑटोमेटिक चलता है, हार्ट वगैरह इसी से संबंधित हो जाएगा। वमन, उल्टी, जैसे कोई आपने ऐसी चीज़ देखी और उस आपकी उल्टी हो गई तो आप चाह करके भी उल्टी को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, वमन। पोन्स, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन और श्वसन का नियंत्रण, ठीक है ना, श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पोन्स के द्वारा होता है। उसके बाद मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, तो आप 2-3 बार इसका प्रयास करेंगे तो आप इसका चित्र बनाना सीख जाएंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, किताब में अच्छी तरह से बनाया हुआ है। इसकी बात करते हैं, इस प्रकार से हमारा मानव मस्तिष्क है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए सर, ये हमारा मानव मस्तिष्क है। ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं कपाल या खोपड़ी, ठीक है, कपाल या खोपड़ी, ठीक है। इसके अंदर हमारा मानव मस्तिष्क, जो हमारा जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित होता है। खोपड़ी की हड्डियाँ मजबूत होती है, ये हमारी बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है मस्तिष्क की। इसके अंदर हम देखेंगे इस प्रकार से, आप देखिए मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है। इसमें ये आगे वाला भाग है, ये जो इसका भाग है, अधिकतम भाग ये जो होता है ये, ठीक है, ये अधिकतम भाग जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है अग्र मस्तिष्क। इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट ही अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, 2 पिंड होते हैं जो दाया और बाया पिंड के नाम से जानते हैं। उसका स्पेशल नाम है कोर्पोरा क्वाड्रिसेमिन। कोर्पोरा क्वाड्रिसेमिन होते हैं, दायां और बायां पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क जैसा कि हमने पढ़ा 3 भाग होते हैं, पोन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है। तीनों की स्थिति यहाँ पर ये बताई रखी है। उसके बाद जो होता है पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है मेरुरज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक है मानव मस्तिष्क। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार इनका वापस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इजी है, ठीक है। यहाँ से मानव मस्तिष्क चलेगा और आप जो विश्लेषण बताया है इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।